हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, तो आप स्क्रीन पे कुछ देख रहे होंगे ऑप्टिकल फाइबर। आज हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल फाइबर के बारे में, इसके वर्किंग के बारे में, इसके टाइप्स और यूजेज, और इसका एक डेरिवेशन है एक्सेप्टेंस एंगल के लिए, उसके लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, देखिए ऑप्टिकल फाइबर, यहाँ पे कुछ पहले आप फिगर देख रहे होंगे। आइए डिफिनीशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, an optical fiber is a thin fiber of glass or plastic that can carry light from one edge to other. The study of optical fibers is called fiber optics, which is part of applied science and engineering. देखिए ये ऑप्टिकल फाइबर क्या है। ये एक थिन फाइबर होता है, किसका बना होता है, ग्लास का या प्लास्टिक का। हिंदी में आप फाइबर को बोल सकते हैं, फाइबर क्या होता है हिंदी में, इसको आप बोल सकते हैं, आपने रेशा सुना होगा, रेशा आप बोल सकते हैं आप फाइबर को, यानी कि बहुत थीन। किसका बना होता है, ग्लास का या प्लास्टिक का। ठीक है, इसका काम क्या है, ये लाइट को कैरी करता है एक एंड से दूसरे एंड पे। ठीक है, इसकी एक और डिफिनीशन पढ़ सकते हैं आप। देखिए, ऑप्टिकल फाइबर इज ए cable by which a light signal can be communicated from one place to other place without any loss of energy or intensity। आप स्क्रीन पे पॉइंटर को देखते रहिए, मैं पॉइंटर को मूव करके पढ़ता जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्या है, एक तरह एक केबल है। ये क्या करता है, लाइट सिग्नल को, किस सिग्नल को, लाइट सिग्नल को क्या करता है, कैन बी कम्युनिकेटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी। यही तो फंडा है, लॉस ऑफ एनर्जी बहुत कम है, होता तो है पर बहुत कम। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल फाइबर कवर के क्या करता है, लाइट सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसमिट करता है। ठीक है, जो कि ग्लास या प्लास्टिक का बना होता है, फाइबर होता है। ठीक है, तो इसका आजकल यूज हर जगह होता है, इनडायरेक्ट पर हम लोग जान नहीं पाते। देखिए जैसे कि आपके पास अगर मोबाइल फ़ोन है तो आप इंटरनेट यूज करते हैं, और आपका फ़ोन किससे जुड़ा हुआ है, जिस कंपनी का भी आप सिम यूज कर रहे हैं उसके टावर से आपको नेटवर्क मिलता है। ठीक है, तो क्या होता है, जो आप सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं वो आपकी कंपनी का जो टावर होता है वो रिसीव करता है, पर टावर से टावर तक इंफॉर्मेशन कैसे भेजी जाती है, आपने कभी सोचा है? तो आज जान लीजिए, ये जो ऑप्टिकल फाइबर है इसकी मदद से ही हम जो सिग्नल है वो टावर से टावर तक भेजते हैं। ठीक है, यानी कि जितने भी टावर्स होते हैं वो ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्टेड होते हैं। इनको ओशियन में भी बिछाया जाता है देश को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, आइए आगे बहुत अच्छे से आप इसको जानने वाले हैं। इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये कैसा बना होता है। ठीक है, आपने क्या पढ़ा कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है, किसका बना होता है, क्या करता है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, देखिए आप यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे ऑप्टिकल फाइबर का। ये कुछ ऐसा होता है। देखिए इसके तीन पार्ट होते हैं। सबसे अंदर का पार्ट होता है कोर, ठीक है, फिर क्लैडिंग, फिर जैकेट प्रोटेक्शन। ठीक, जो कोर होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, जो क्लैडिंग होता है n2। ठीक है, ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये आपने तो पढ़ा ही होगा। ठीक, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी भी मटेरियल का, वो उसकी ऑप्टिकली प्रॉपर्टी होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम ये कर सकते हैं कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कि उसमें लाइट किस स्पीड से ट्रैवल करेगी, वो मीडियम रेयरर है या डेंसर है। ठीक है, ये आपने ऑप्टिक्स में तो पढ़ लिया ही होगा। तो जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको n1 से डिनोट किया गया है, क्लाइडिंग को n2 से, और जैकेट प्रोटेक्शन को, प्रोटेक्शन ये प्रोटेक्शन के लिए होता है। ठीक है, कोर क्या है, क्लाइडिंग क्या है, आइए इसके बारे में हम बताते हैं। ठीक है, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। ठीक है, तो जो पहला पार्ट है वो क्या है, वो कोर है। ठीक है, इट्स इनर मोस्ट पार्ट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, इट इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ये जो ऑप्टिकल फाइबर का सबसे इनर का पार्ट होता है उसी को हम कोर कहते हैं। ठीक है, इट इज मेड ऑफ हेयर थिन, आप सोच सकते हैं ये बाल जितना पतला होता है, ग्लास, पॉलीमर और सिलिका का ये बना होता है। हैविंग डायमीटर इन रेंज 10 टू 100 माइक्रोमीटर। सोच सकते हैं आप कि इसका जो डायमीटर होता है वो कितना ज़्यादा कम होता है, माइक्रोमीटर में होता है, हेयर थिन बोला गया है। ठीक, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये बहुत याद रखने वाली बात है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, याद रख लीजिए क्या होता है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है n1 ग्रेटर देन n2, यानी कि जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा
वो क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होगा। यानी कि इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि जो कोर होगा वो डेंसर होगा इन कंपेरिजन टू क्लैडिंग। ठीक है, यानी N1 जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर का ज़्यादा है क्लैडिंग के कंपेरिजन में। ठीक है, कोर के ऊपर क्लैडिंग लगा हुआ है। ठीक है, आइए क्लैडिंग क्या है इसके बारे में आप जानिए। इट इज़ द सिलिंड्रिकल पार्ट लोकेटेड आउटसाइड द कोर। ठीक है, ये सिलिंड्रिकल पार्ट है जो कोर के ऊपर होता है। ठीक है, हैविंग डायमीटर इन रेंज ऑफ 100 to 420 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसका डायमीटर इतना होता है 100 to 420। ठीक है, इट इज मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक, या ग्लास या प्लास्टिक का बना होता है। क्लैडिंग किसका बना होता है? ग्लास या प्लास्टिक का। और जो कोर होता है वो किसका किसका बन सकता है? ग्लास का, पॉलीमर का या सिलिका का। ठीक है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 से डिनोट किया गया है जो कि N1 से कम है, यानी कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर से कम है। अब आइए इसके नेक्स्ट पार्ट पे बात करते हैं। हमने कोर के बारे में बताया, क्लैडिंग के बारे में बताया। जैकेट प्रोटेक्शन क्या है? सिंपल, आप नाम से देख रहे होंगे प्रोटेक्शन, यानी प्रोटेक्शन के लिए ही होगा। देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्लास्टिक जैकेट ये लगा हुआ है, ये आप देख रहे हैं। इट इज द स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ प्लास्टिक फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कोर एंड क्लैडिंग। ठीक है, कोर और जो क्लैडिंग है उसके प्रोटेक्शन के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? प्लास्टिक जैकेट। ये क्या करता है? बस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किसको? कोर को और क्लैडिंग को। ठीक है, ये कोर को और क्लैडिंग को क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जनरली यहाँ पे आप एक बेसिक स्ट्रक्चर आप देखे हैं ऑप्टिकल फाइबर का, जिसमें आपने कोर देखा, क्लैडिंग देखा, जैकेट प्रोटेक्शन देखा। पर प्रैक्टिकली जो प्रोटेक्शन होता है वो कई लेयर के होते हैं, कई सारे लेयर के बनाए जाते हैं प्रैक्टिकली, क्योंकि कई बार जो केबल्स होते हैं उनको ओशियंस में बिछाए जाते हैं। समुद्र से बिछाते हुए हम कई देश, एक दूसरे से देश कैसे कनेक्ट होते हैं? ऑप्टिकल फाइबर की मदद से देश को कनेक्ट किया जाता है। क्योंकि जो वायरलेस नेटवर्क से किसी मतलब देश को जोड़ना जो है, इसका जो सिग्नल होता है मतलब वीक होता है, डिस्टॉर्शन आ जाता है। पर ऑप्टिकल फाइबर से हम बहुत दूर तक अच्छे से सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं बिना किसी लॉस के। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर क्या करता है? ये लाइट सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। यानी कि अगर आप इसका यूजेस अभी हम लास्ट में बताने वाले हैं, पर थोड़ा सा हम बता देते हैं। जैसे कि ये क्या करता है? कोई भी इंफॉर्मेशन जो है ये लाइट के फॉर्म में एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसमिट करता है। अभी आगे हम इसके बारे में अच्छे से बताएंगे। आपने ऑप्टिकल फाइबर पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर हमने बता दिया। ठीक है, किसका होता है? कोर होता है, क्लैडिंग होता है, जैकेट होता है। ठीक है, अब आइए प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। अब कोई भी चीज होता है कोई ना कोई प्रिंसिपल होता है जिस पर वो वर्क करता है, तो आइए इसके हम प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये भी आपने पढ़ चुका होगा फिजिक्स में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑप्टिक्स में ये क्या होता है, हम भी यहाँ पे अगर बताएंगे आपको, अगर भूल गए होंगे। ठीक है, बाय विच लाइट सिग्नल्स कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विथ ए निग्लिजिबल लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्या होता है? जो लाइट सिग्नल होता है वो एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसमिट किया जाता है निग्लिजिबल लॉस से। और किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे लाइट को एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक है, आइए हम आपको बताएं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू एन ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। देखिए, आप पॉइंटर को स्क्रीन पर देखते रहिए। डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम, यानी क्या बोला जा रहा है? व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू एन ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। जो लाइट रे है वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में अगर जा रही है, डेंसर से रेयरर। ठीक है, जैसे ग्लास एग्जांपल ले लीजिए, क्या है? डेंसर एयर क्या है? वो रेयरर मीडियम है। is incident at an angle greater than the critical angle at the interface of medium, the ray is totally reflected back into the denser medium। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर कोई लाइट रे है जो कि डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में जा रही है और उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो जो लाइट है वो उसी मीडियम यानी डेंसर मीडियम ही वापस लौट आएगी। ठीक है, इसका क्या मतलब? आइए यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ, इससे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, इस फिगर को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो है ये ग्लास है। ठीक है, ये क्या है? ग्लास है।
इसमें से 3 लाइट रे ऊपर की तरफ जा रही हैं, यानी रेयर मीडियम में जा रही हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है। सबसे पहले ये जो ग्रीन लाइट है आप इसको देखिए। देखिए ग्रीन लाइट, ये ध्यान से मैं पॉइंटर की मदद से समझा रहा हूँ, इस पर आप ध्यान से देखिए। ग्रीन लाइट जो है, जो ग्लास और एयर का सरफेस इंटरफेस है, इस पॉइंट पे देखिए यहाँ पे ये इंसिडेंट कर रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाएगी तो आपको पता है कि जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे ये नॉर्मल होता है, ये डॉट डॉट लाइन जो है नॉर्मल है। तो जब लाइट जो है डेंसर से रेयरर में जाएगी तो ये नॉर्मल से दूर हटती है, ठीक है। मतलब क्या है, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंट से ज़्यादा होगा, ठीक है। ये ग्रीन लाइट के लिए देखिए, ग्रीन लाइट यहाँ से जा रही है और नॉर्मल से ये दूर हटी है, नॉर्मल से दूर हटी है। अब सेकेंड लाइट के बारे में हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे एक रेड लाइट है, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ध्यान से यहाँ पे देखिए। ये रेड लाइट यहाँ पे इस इंटरफेस पे एयर और ग्लास की इस पॉइंट पे इंसिडेंट कर रही है। तो इसको क्या करना चाहिए, इसको भी रेयर मीडियम में चला जाना चाहिए। पर यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये डेंसर मीडियम में जो लाइट इंटर कर रही है इस पॉइंट पे, आप यहाँ से मार्क से देख सकते हैं, जिसमें जो मैं पॉइंटर से शो कर रहा हूँ। यहाँ पे इसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आप देख रहे होंगे, यहाँ से ऐसे ये 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। ये क्या बना रहा है, 90 डिग्री। यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये 90 डिग्री है। एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो रेड लाइट है यहाँ पे इंसिडेंट कर रही है किसी एंगल थीटा से, और जो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तो देखिए क्रिटिकल एंगल की यहाँ पे बात हुई है। तो देखिए लाइट वो एंगल जिस पे जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही हो तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा उसकी वो वैल्यू जिस पे जो रिफ्रैक्टेड लाइट है, रिफ्रैक्टेड लाइट वो 90 डिग्री हो जाए। रिफ्रैक्टेड लाइट जो है वो पॉइंट अब नॉर्मल से 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो जाए, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर 90 डिग्री हो जाता है उस एंगल को क्रिटिकल एंगल कहेंगे। जिस एंगल पे लाइट को इंसिडेंट कराने पे जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो 90 डिग्री हो जाए तो उस एंगल को हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल। ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मेरी एक बार बता दे रहा हूँ। देखिए क्रिटिकल एंगल वह एंगल है जबकि लाइट डेंसर से रेयर में जा रही हो। कंडीशन क्या हो, डेंसर से रेयर में लाइट जा रही हो, तो वह एंगल ऑफ इंसिडेंट जिसके लिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री हो जाए। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए, 90 डिग्री, उसको हम क्रिटिकल एंगल बोलेंगे, ठीक है। और इसके आगे आइए, ये किस पे वर्क करता है, ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है। आपने क्रिटिकल एंगल समझा, आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझिए। देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए आप इस लाइट को देखिए, जो ब्लू लाइट है, ये देखिए अब क्या हो रहा है, ये डेंसर मीडियम से जा रहा है इस पॉइंट पे और फिर डेंसर मीडियम में ही वापस आ जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये देखिए ये लाइट ये बताना चाह रहा है कि जब लाइट को क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर एंगल पे इंसिडेंट कराएंगे, यानी कि वह एंगल जो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, अगर उस पे हम लाइट को इंसिडेंट कराएंगे तो जो लाइट है वो 90 डिग्री पे रिफ्रैक्ट ना होके उससे ज़्यादा ये दोबारा से उसी मीडियम में वापस आ जाएगी, जिसको बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही हो और जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो क्रिटिकल एंगल से अगर ज़्यादा हो जाएगा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा, तो जो लाइट है वो सेम मीडियम में वापस से आ जाएगी, जिसको हम बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, आपने फिजिक्स में भी पढ़ रखा होगा पहले से ही, ऑप्टिक्स में, ये क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जो पूरा ऑप्टिकल फाइबर है इसी पे वर्क करने वाला। ये ब्लू लाइट क्या है, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पे यहाँ पे इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई है, जिसकी वजह से जो लाइट है वो दोबारा से उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गई है। क्या हो गई है, रिफ्लेक्ट हो गई है। क्रिटिकल एंगल आपने समझा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपने समझा, ठीक है। स्नेल्स लॉ भी आप लोगों ने पढ़ाई है। स्नेल्स लॉ अगर आप इस पॉइंट पे अप्लाई कर दीजिए, मान लीजिए पॉइंट वो है, मैं वैसे ही तब से पॉइंट पॉइंट बोल रहा हूँ, इसको आप सपोज कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा, सॉरी मैं क्रिटिकल एंगल बोल रहा हूँ। यहाँ पे अगर स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे आप किस रे के लिए, ये जो रेड वाला रे आप देख रहे हैं जो 90 डिग्री पे रिफ्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, स्नेल्स लॉ के मुताबिक जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको QC से डिनोट करेंगे। क्रिटिकल एंगल को QC से डिनोट करते हैं। ये स्नेल्स लॉ हम किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, इस रेड लाइट के लिए।
तो एंगल ऑफ इंसिडेंट QC, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट QC है रेड लाइट के लिए, और जो रिफ्रैक्टेड लाइट आप देख रहे होंगे 90 डिग्री। तो साइन I अपन साइन R, एंगल ऑफ इंसिडेंट अपन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड, यानी कि लाइट जिसमें जा रही है N2, N2 क्या है, एयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड अपान डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, यानी ग्लास का मीडियम। इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो साइन थीटा C, यानी कि साइन आप क्रिटिकल एंगल हो जाएगा 1N2, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, इसको पढ़ सकते हैं। इसको आप 1/2N1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, एक रिलेशन निकल के आया। अब आइए हम आपको बताते हैं वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो कैसे वर्क करता है, आप यहाँ से ध्यान से देखिए, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे, ये यहाँ से इतना जो एरिया है जहाँ तक मैंने ये अंडरलाइन किया है, देखिए ये कोर को शो कर रहा है। ध्यान से आपने फिगर देखा ही है, कोर है, फिर क्लैडिंग है, फिर जैकेट प्रोटेक्शन है, ठीक है। तो ये क्या है, कोर है। ये लाइन को आप ध्यान से देखिए, इतना मैंने जो शो किया ये क्या है, ये कोर है, और इसके ऊपर स्वाभाविक सी बात है क्लैडिंग है। तो देखिए ये एरिया क्या है, ये क्लैडिंग है, ये भी नीचे की तरफ ये क्या है, क्लैडिंग है। अब ध्यान से देखिए, जो कोर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो N1 है, जो क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो N2 है, और इसके बाहर जो एयर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप सपोज कर लीजिए कि N0 है, ठीक है, N0 है, यानी N0 बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ऑप्टिकल फाइबर वर्क कैसे करता है। आपने क्रिटिकल एंगल समझा क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझा, अब आप इसका वर्किंग समझने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए क्या है यहाँ पे, सॉरी मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक लाइट है B, ठीक है, यहाँ पे B देख रहे होंगे, B पॉइंट से एक लाइट जा रही है जो कि इस इंटरफेस पे PQ इंटरफेस, ये किसके बीच का इंटरफेस है, जो कोर है वो और एयर के बीच पे इंसिडेंट कर रही है। और ये क्या कर रही है, कोर से होते हुए जहाँ ये क्या बोलते हैं क्लैडिंग का जो इंटरफेस है उसको क्रॉस करते हुए क्लैडिंग में चली जा रही है, यानी कि ये क्या कर रही है, लाइट ट्रेवल नहीं कर रही है, ऐसे गई। ध्यान से आप देखिए इसको, पॉइंट B से लाइट गई इस पॉइंट पे, O पॉइंट पे सपोज कर लीजिए, और यहाँ से लाइट रिफ्रैक्ट हुई क्योंकि एयर से जा रही है और एयर डेंसर मीडियम है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर का जो कोर है वो डेंसर मीडियम है, और यहाँ से लाइट क्या कर रही है, ये क्या है, इंटरफेस है, किसका इंटरफेस है, क्लैडिंग और ऑप्टिकल फाइबर का जो कोर है उसके बीच का। जो लाइट है वो क्या कर रही है, क्लैडिंग मीडियम में चली जा रही है, जिससे क्या है, लाइट मतलब उस डायरेक्शन में चली गई और ट्रैवल नहीं कर पाएगी इस कोर के अंदर, यानी ऑप्टिकल फाइबर से ट्रैवल नहीं कर पाएगी। तो ट्रैवल कब करेगी, तो देखिए ये एक पॉइंट A आप देख रहे होंगे, इस पॉइंट A से जो लाइट जा रही इंसिडेंट हो रही इस पॉइंट पे, ये इस थीटा एंगल पे इंसिडेंट हो रही है। तो ये थीटा एंगल कितना है ये आपको पता है, ये वही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आप ध्यान से फिर से दिमाग में लाइए, ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा का एंगल है, तो ये थीटा वो एंगल है जो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, जिससे आपको क्या होगा, आप ध्यान से समझिए, ठीक है। ये जो थीटा एंगल पे लाइट ए जो इंसिडेंट हुई इसको क्रिटिकल एंगल नहीं बोलेंगे, इसको एक्सेप्टेंस एंगल के बीच का कोई एंगल बोलते हैं। ये क्या होता है, हम आपको आगे बढ़ाते हैं। क्रिटिकल एंगल यहाँ पे नहीं बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा के एंगल जो होता है वहाँ कहाँ पे देखा जाता है, इसको हम आपको बताते हैं। ये एक्सेप्टेंस एंगल के बीच का कोई एंगल थीटा होगा, ठीक है। तो देखिए ये ए से लाइट चल रही है, P और Q क्या है, इंटरफेस है कोर और एयर मीडियम के बीच में, ठीक है। तो जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर में जाएगी तो आप देख रहे होंगे, अगर यहाँ से थीटा से जा रही है तो अगर ये नॉर्मल है, पॉइंट ऑफ नॉर्मल है, ठीक है। तो लाइट रे क्या है, ये ए से लाइट ऐसे गई, और जो ये नॉर्मल सॉरी ये डॉटेड लाइन जो है ये पॉइंट ऑफ नॉर्मल है। इंसिडेंट पे जो नॉर्मल खींचा जाता है उसको नॉर्मल बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे नॉर्मल, ठीक है। तो ये जो लाइट है नॉर्मल के साइड बेंड होगी, क्योंकि ये रेयरर से क्या हो रहा है, रेयरर से डेंसर में जा रहा है, क्योंकि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, ठीक है। तो देखिए जो लाइट का रिफ्रैक्शन एंगल है वो θ1 है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव एंगल जो है वो θ1 यहाँ पे डिनोट किया गया। अभी आगे से हम आपको एक अच्छा सा डायग्राम दिखाने वाले हैं जिससे आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ धुंधला दिख रहा होगा थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, पॉइंट ए से लाइट इस पॉइंट पे गई, ठीक है। उसके बाद ये नॉर्मल के साइड बेंड हुई और यहाँ पे इंसिडेंट की। ये क्या है, ये ध्यान से देखिए, ये जो सर इंटरफेस आप देख रहे हैं
ये कोर और क्लैडिंग के बीच का इंटरफेस है, ठीक है। अब ये जो एंगल आप ये देख रहे हैं, ये इस पॉइंट पे आप एक नॉर्मल खींच दीजिए, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो ये एंगल जो है वो ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, ठीक है। तो जो ये एंगल जब ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल होगा तो आपको पता है कि लाइट अगर डेंसर से रेयरर में जा रही है, ठीक है, डेंसर से रेयरर में, यानी कि कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है वो n2 से ज़्यादा, ये आपको पता है। तो जो लाइट है जब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पे यहाँ पे पॉइंट सी पे इंसिडेंट करेगी तो ये दोबारा उसी मीडियम में वापस आ जाएगी डेंसर में, ठीक है, फिर यहाँ पे इंसिडेंट करेगी। फिर यहाँ पे अगर आप एक नॉर्मल लेते हैं और यहाँ पे जो एंगल होगा ये ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा तो लाइट फिर इसी मीडियम में वापस आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, क्लाइडिंग है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, जो कि n1 से क्या है, कम है, यानी कि इसके कंपेरिजन में ये रेयरर है। तो लाइट ऐसे जाएगी, फिर यहाँ पे इंसिडेंट करेगी, तो यहाँ पे जो लाइट इंसिडेंट करेगी ये भी क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पे इंसिडेंट करेगी, फिर उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और ये लाइट ऐसे ही रिफ्लेक्ट क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पे इंसिडेंट होगी, और ऐसे ही रिफ्लेक्ट होते हुए ऐसे ही लाइट क्या करेगी, आगे ट्रेवल करते हुए चली जाएगी। यानी ऑप्टिकल फाइबर क्या कर रहा है, लाइट को ट्रेवल करा रहा है वन पॉइंट से एन पॉइंट पर, किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हुए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे आई, जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ पे दिखाया गया है, इसको क्यूसी क्रिटिकल एंगल, ग्रेटर देन क्यूसी क्या है, क्रिटिकल एंगल है, ये हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो लाइट बी था, यहाँ पे आप देखे होंगे आई डैश से डिनोट किया गया, लेस देन लाइट रे इंटर इन द क्लाइडिंग एंड डज नॉट ट्रेवल। अगर ये क्रिटिकल एंगल से क्या बोलते हैं कम होगा तो जो लाइट रे है ये ऐसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क नहीं करेगा, और देखिए जिसकी वजह से बी से जो लाइट निकली है टोटल इंटरनल वर्क नहीं की है और ये क्लाइडिंग मीडियम में चली गई है। अब यहाँ से आपने क्या क्या समझा, इसका प्रिंसिपल समझा, वर्किंग समझा, और यहाँ पे एक आपको थोड़ा सा डेरिवेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। वो डेरिवेशन क्या है, इसी पे सारा डिपेंड करेगा कि हम लाइट को कितने एंगल पे इंसिडेंट कराएं तो कैसे कैसे लाइट ट्रेवल करेगी, इसके बारे में हम पता करेंगे। डेरिवेशन, एक्सप्रेशन फॉर न्यूमेरिकल अपर्चर एंड एक्सेप्टेंस एंगल ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर, किसके लिए करना है, न्यूमेरिकल अपर्चर एंड एक्सेप्टेंस एंगल। रुकिए एक मिनट में कलर चेंज कर लूँ। तो देखिए न्यूमेरिकल अपर्चर क्या है, मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर टू कलेक्ट और कन्फाइन द इंसिडेंट लाइट रे इनसाइड इट। ये क्या है, बस आप यहाँ पे डिफिनेशन पढ़िए, अभी आगे डेरिवेशन से आपको अच्छे से समझ आएगा कि न्यूमेरिकल अपर्चर है क्या। एक्सेप्टेंस एंगल को आप समझिए, इट इज द मैक्सिमम एंगल बिलो विच ऑफ ए रे अगेंस्ट द फाइबर एक्सिस हीटिंग द फाइबर कोर विच अलाउज द इंसिडेंट लाइट टू बी गाइडेड बाय द कोर। तो जो एक्सेप्टेंस एंगल है वह जो एंगल है वह एंगल है जिसके बिलो अगर हम लाइट को इंसिडेंट कराएंगे, कहाँ पे, देखिए अगेंस्ट द फाइबर एक्सिस, फाइबर एक्सिस पे जहाँ पे हम इंसिडेंट कराएंगे तो जो लाइट रे है वो कोर द्वारा गाइडेड की जाएगी, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे तभी वर्क करेगी जब हम लाइट को इंसिडेंट कराएंगे एक्सेप्टेंस एंगल के बिलो, यानी उससे कुछ कम एंगल के बीच में अगर इंसिडेंट कराएंगे तो जो लाइट है वो ट्रेवल करेगी, ठीक है। यानी कि एक्सेप्टेंस एंगल किस कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे देखिए जैसे ये जो ए लाइट इंसिडेंट हुई है थीटा, ये एंगल जो है वो एक्सेप्टेंस एंगल के बीच का ही एंगल होगा जिसकी वजह से लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करी है। तो किसी पार्टिकुलर के लिए वही हम एक्सेप्टेंस एंगल पता करेंगे जिससे कि हम लाइट को उसके बीच इंसिडेंट कराएं और लाइट को ट्रांसमिट करें, ठीक है। तो इसके लिए हम डेरिवेशन करेंगे एक्सेप्टेंस एंगल के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक फिर आप डायग्राम देख रहे होंगे, आपने पहला डायग्राम देखा है तो वहाँ से कुछ पॉइंट्स आपको दिख नहीं रहोगे, यहाँ से आप ध्यान से देखिए क्या है। देखिए एक्स और x1 x डैश क्या है, ये जो इंटरफेस है ये कोर और क्लैड के बीच का जो इंटरफेस है x और x डैश, ये क्लैड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, ये कोर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, ये क्या है, एक्सिस ऑफ फाइबर है f और f डैश, ठीक है। ये क्या है, ये भी क्लैड है, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 और ये n1, ये पूरा ये एरिया जो आप देख रहे हैं ये कोर है, और ये ऊपर क्या, ये क्या है, क्लैड है, ये क्या है, क्लैड है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, ठीक है, यहाँ पे हम क्या फाइंड करने वाले हैं, एक्सेप्टेंस एंगल, ठीक है। तो देखिए क्या होगा यहाँ, और ये जो मीडियम है एयर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n0 से डिनोट किया गया है। देखिए यहाँ पे एक लाइट रे, यहाँ पे देख रहे होंगे आप,
इस पॉइंट ओ पे इंसिडेंट की है, किस एंगल पे, थीटा नॉट एंगल पे लाइट इंसिडेंट की है, और जो लाइट रिफ्रैक्ट हुई है वो थीटा आर एंगल पे रिफ्रैक्ट हुई है। यहाँ पे एयर से रेयरर से डेंसर मीडियम में गई, इसलिए लाइट जो है यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये नॉर्मल के साइड बेंड हुई है हल्की सी, देखिए। अब जो एंगल इस इंटरफेस पे इंसिडेंट करेगी, ये इस इंटरफेस किसके बीच का है, कोर और क्लैट के बीच में। तो जब पॉइंट बी पे ये लाइट इंसिडेंट करेगी, तो ये अगर क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट किया, देखिए यहाँ पे लाइट क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट की है, तो जो लाइट है ये आप देख रहे होंगे ऐसे, ये 90 डिग्री पे क्या कर गई है, रिफ्रैक्ट कर गई है। देखिए लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम के इंटरफेस पे पॉइंट बी पे इंसिडेंट की है, किस एंगल पे, क्रिटिकल एंगल पे, जिससे लाइट क्या हुई है, रिफ्रैक्ट हो गई है 90 डिग्री पे। किस पे रिफ्रैक्ट हुई है, 90 डिग्री पे। और देखिए यहाँ पे ये थीटा आर है, तो आपको पता है कि अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये थीटा आर है, और यहाँ पे ये नॉर्मल है, तो ये पूरा 90 डिग्री है। तो इस पूरे 90 डिग्री में से अगर आप थीटा आर को घटाएंगे तो इस एंगल को आप बता सकते हैं। तो ये जो एंगल है ये 90 माइनस थीटा आर है। आप यहाँ पे मैं जो शो किया हूँ ये क्या है, ये एंगल 90 माइनस थीटा आर है। ये किस पॉइंट पे, पॉइंट बी पे जो लाइट इंसिडेंट हुई है उसके नॉर्मल के बीच का एंगल है 90 माइनस थीटा आर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है। और एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री आप यहाँ पे देख रहे हैं। जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कितना है, 90 डिग्री, और ऐसे क्या 90 डिग्री, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पे डेरिवेशन से हम एक्सेप्टेंस एंगल कैसे पता करेंगे ये आपको दिखाते हैं। ये फिगर थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। हाँ यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट एक्स वाई इंटरफेस, ये एक्स वाई इंटरफेस किसके किसके बीच का है, जो कोर है और जो एयर मीडियम है उसके बीच का इंटरफेरेंस क्या है, एक्स वाई, ठीक है। तो अगर पॉइंट ओ पे आप अप्लाई करते हैं स्नेल्स लॉ, तो आप देखेंगे पॉइंट ओ क्या है, एक्स वाई क्या इंटरफेस है, एयर मीडियम और कोर मीडियम के बीच का, ठीक है, इंटरफेस है। तो यहाँ पे अगर आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि साइन थीटा नॉट अपन साइन थीटा मीन्स एंगल साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट अपन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो साइन थीटा नॉट अपन साइन थीटा और, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n1 अपन n नॉट। स्नेल्स लॉ आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, इसको अप्लाई करना भी आता है आपको। n1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर मीडियम है, और n नॉट क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर मीडियम, ठीक है। इससे आगे आ जाइए आप, तो यहाँ पे साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू n1 अपन n नॉट साइन थीटा, इसको यहाँ पे भेज दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू n1 अपन n नॉट, इस साइन थीटा आर को आप लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा आर। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम अभी आगे आपको बताते हैं, देखिए। फिर स्नेल्स लॉ एट एक्स डैश इंटरफेसेस, ठीक है, यह एक्स और एक्स डैश इंटरफेस किसके बीच का है, कोर और क्लैट के बीच में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉइंट बी पे स्नेल्स लॉ हम अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ हमने आपको बताया कि यहाँ पे जो इंसिडेंट एंगल बन रहा है वो 90 माइनस थीटा आर बन रहा है। थीटा आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है इस पॉइंट का, तो इसमें से 90 घटा देंगे तो ये 90 माइनस थीटा आर जो है इसका इंसिडेंट एंगल बन जाएगा पॉइंट बी पे एक्स डैश इंटरफेस के लिए। तो साइन 90 माइनस थीटा आर अपन साइन 90, एंगल ऑफ इंसिडेंट अपन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आप यहाँ पे 90 डिग्री देख रहे होंगे, ठीक है, इज इक्वल टू n2 बाई n1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड यानी क्लैट का n2 है, और n1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 यानी कोर का, ठीक है। अब यहाँ से साइन 90 को इधर बोल सकते हैं, भेज सकते हैं आप, तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, कास थीटा आर इज इक्वल टू n2 बाई n1, ठीक है। आगे आ जाइए, अभी इन दोनों इक्वेशन 1 और 2 की मदद से आप फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कास्ट थीटा आर की वैल्यू आपने फाइंड की है, इस कास्ट थीटा आर की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे, किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में यहाँ पे आप पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपने पुट किया तो कास्ट थीटा आर की वैल्यू n2 बाई n1, यहाँ पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। आगे आइए, ऐसे आपको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। फिर साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू n1 बाई n नॉट अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपान n1, क्योंकि n1 स्क्वायर है तो n1 से n1 यहाँ पे कट गया। आगे आइए, अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपान n नॉट। तो आपको पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1 होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या होता है, 1 होता है। तो साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, ठीक है। आइए एक्सेप्टेंस एंगल क्या होगा देखिए।
तो यही जो थीटा नॉट है साइन इनवर्स अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, ये क्या है? एक्सेप्टेंस एंगल है। आइए एक बार फिर से आपको एक्सेप्टेंस एंगल का जो डिफिनीशन है वो हम आपको पढ़ा देते हैं। देखिए, इट इज द मैक्सिमम एंगल बिलो विच ऑफ रे अगेंस्ट द फाइबर एक्सिस हिटिंग द फाइबर कोर विच अलाउज द इंसिडेंट लाइट टू बी गाइडेड बाय द कोर। देखिए, यह वह एंगल है जिसके बिलो अगर हम लाइट को इंसिडेंट कराएंगे तो वह कोर द्वारा गाइडेड करके एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसमिट कराया जाएगा। यानी कि जो थीटा नॉट पे हम लाइट को यहाँ पे इंसिडेंट कराए हैं इस इंटरफेस पे, एक्स और वाई इंटरफेस पे, तो एक तरह से हमको मैक्सिमम वैल्यू देगा जिसके बिलो, जिसके अंदर अगर हम लाइट को इंसिडेंट कराएंगे इस पॉइंट ओ पे, तो लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करते हुए आगे चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमने क्रिटिकल एंगल का कंडीशन लिया है, इससे हमको एक वैल्यू मिल गई मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल की, और उसके बीच अगर हम लाइट को इंसिडेंट कराएंगे तो जो लाइट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ऐसे ऐसे वर्क करते हुए आगे चली जाएगी। ठीक है, आपको समझ में आया एक्सेप्टेंस एंगल क्या है? एक्सेप्टेंस एंगल वह एंगल है जिसके बीच अगर हम लाइट को इस इंटरफेस पे इंसिडेंट कराएंगे, यानी कि रेयरर से इस कोर के इंटरफेस पे। ठीक है, तो जो लाइट है यहाँ पे जो लाइट इंसिडेंट करेगी वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पे इंसिडेंट करेगी और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करते हुए आगे चली जाएगी। कुल मिला के हमको ये पता चलता है कि इनिशियली जो हम लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं उसको कितने एंगल के बीच में अगर इंसिडेंट हम कराते हैं लाइट को, तो जो लाइट है वो कोर द्वारा गाइडेड करके ट्रांसमिट की जाएगी। ठीक है, ये आपको पता चल गया एक्सेप्टेंस एंगल से। ठीक है, तो न्यूमेरिकल अपर्चर क्या है? तो देखिए, साइन ऑफ एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल को ही हम न्यूमेरिकल अपर्चर कहते हैं। देखिए, इसको एन से डिनोट कर सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। तो आप यहाँ पे आप फार्मूले में ध्यान से देख रहे होंगे n1 और n2, तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि जितना ही ज़्यादा n1 और n2 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा आपको एंगल एक्सेप्टेंस एंगल मिलेगा, यानी कि उतना ज़्यादा आपको एंगल का डिफरेंस मिलेगा जिसके बीच आप लाइट को, डिफरेंस क्या मतलब, एक मैक्स वैल्यू मिलेगी जिसके अंदर आप लाइट को उसके अंदर अगर लाइट को इंसिडेंट कराएंगे तो वह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करेगी और कोर द्वारा गाइड करके एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसमिट करेगी। ये कितना ज़्यादा उसकी वैल्यू मिलेगी ये डिपेंड करता है इन दोनों के डिफरेंस में, यानी कि जितना ज़्यादा डिफरेंस रखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कोर और क्लाइट के बीच में उतना ज़्यादा हमको एक्सेप्टेंस एंगल मिलेगा। ये थीटा नॉट इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। तो यहाँ पे जो एक्सेप्टेंस एंगल हमको मिला वहाँ से कुछ आपको ऐसा डायग्राम मिलना होगा, ध्यान से देखिए, यहाँ से आपको सब क्लियर हो जाएगा। एक्सेप्टेंस एंगल अभी तक आपने फाइंड किया, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये छोटा सा ये डायमीटर, ये बना हुआ सर्कल, ये कोर को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए, तो आपको यहाँ पे कोन मिला, वहाँ पे हमने लाइट को इस जो एक्सिस है इसके नीचे से इंसिडेंट कराया था, जिसके लिए हमने एक्सेप्टेंस एंगल पता किया। सेम वही ऊपर के लिए भी होगा, ऊपर की डायरेक्शन से, यानी कि एक तरफ मतलब चारों से सर्कुलर किसी भी डायरेक्शन से हम इंसिडेंट कराएं तो आपको जो एक्सेप्टेंस एंगल होगा उसके बीच अगर हम लाइट को इंसिडेंट कराएंगे तो लाइट ट्रांसमिट करेगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करते हुए। एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस ये आपको पता ही है। तो देखिए कोन एंगल क्या है, यहाँ पे एक कोन बना हुआ है, देखिए ये कोन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कितने के बीच में अगर आप लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो ट्रांसमिट हो जाएगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करते हुए। ठीक है, कोन एंगल में भी वही है, द लाइट रे कंटेंट विद इन द कोन हैविंग ए फुल एंगल ऑफ 2 थीटा मैक्स। देखिए यहाँ पे 2 थीटा इसलिए ले लिया, ये दोनों साइड का ऐड कर लिया। आर एक्सेप्टेड इनटू द कोर ऑफ द फाइबर फॉर प्रोपागेशन, सच ए कोन इज देयरफॉर नोन एज एक्सेप्टेंस कोन। यानी कि देखिए एक कोन बन गया है, यही बता रहा है कि जो लाइट इसके बीच में इंसिडेंट करेगी इसके अंदर ही, मतलब ये जो एंगल को एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप ये 3D टाइप ये जो इमेज है ये 3D है, इसलिए आप थोड़ा सा वो दिक्कत हो रहा होगा। इसके बीच जो लाइट इंसिडेंट करेगी इसलिए इसको एक एक्सेप्टेंस कोन भी बोल दिया गया है। ये जो लाइट इसके अंदर इंसिडेंट कर रही है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करेगी और ट्रांसमिट हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। देखिए क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मोड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इज एज फॉलो। सिंगल मोड फाइबर, दिस फाइबर्स आर यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल। देखिए ये क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज होता है। तो इसमें आप जान सकते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोर है, इसमें जो लाइट होता है जनरली दूर तक ट्रांसमिट कर सकते हैं, यानी कि इसमें डिस्टॉर्शन बहुत कम है। इसमें जनरली एक बात हम आपको और बता दें कि जो कोर में हम लाइट ये भेज रहे हैं, जिससे लाइट सिग्नल एक देख रहे हैं आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे जा रहा है, यहाँ पे एक सिग्नल है, यहाँ पे आप बहुत सारे सिग्नल को एक ही साथ भेज सकते हैं। तो देखिए लॉन्ग डिस्टेंस में केवल एक सिग्नल भेजा जाता है। और देखिए यहाँ पे मल्टी मोड फाइबर, दिस फाइबर आर यूज्ड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस।
ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए होता है, लेकिन इसमें बहुत सारे सिग्नल होते हैं, इसका बैंड विड्थ बहुत ज़्यादा होता है, जिससे बहुत सारे जो कस्टमर होते हैं उसको कनेक्ट किया जा सकता है। आइए हम आगे बात करते हैं आपको एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। यहाँ तक आपने पढ़ा ऑप्टिकल फाइबर क्या है, इसका प्रिंसिपल, वर्किंग, सब कुछ आपने पढ़ा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात कर लें इसका एप्लीकेशन। पढ़ रहे हैं तो कुछ यूज़ तो हो ही रहा होगा, कहाँ पे यूज हो रहा है। अभी तक हमने आपको बताया कि मतलब नेटवर्किंग में इसका यूज होता है, ये कहाँ का यूज होता है वो भी जान लें। फाइबर ऑप्टिक केबल फाइंड मेनी यूजेस इन अ वाइड वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज एंड एप्लीकेशन। सम यूजेस ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स केबल इंक्लूड मेडिकल में, देखिए मेडिकल में इसका यूज होता है, क्या है, यूज्ड एज लाइट गाइड्स इमेजिंग टूल्स एंड आल्सो एज लेजर्स फॉर सर्जरी। देखिए सर्जरी में यूज होता है। मेडिकल में किस प्रकार इसका यूज होता है, आपने देखा होगा कि माउथ से एक पतली सी फाइबर टाइप की होती है जिसको डाल दिया जाता है, जिससे कि हम अंदर की किसी भी सेल्स को देखे जा सकते हैं उसके मदद से। जहाँ पे इसका यूज होता है मेडिकल में सेल्स को देखने के लिए, सर्जरी के लिए यूज होता है। डिफेंस गवर्नमेंट में इसका यूज होता है, यहाँ पे सोनार ओनार के लिए आपको पता ही होगा। वायरिंग एयरक्राफ्ट में होता है, सबमरीन्स में इसका यूज होता है। डाटा स्टोरेज के लिए इसका यूज होता है। टेली कम्युनिकेशन तो आपको पता है, ये सबसे ज़्यादा यूज। फाइबर इज लेड एंड यूज फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग पर्पज। नेटवर्किंग में तो होता ही है, आपको पता है, ये दोनों रिलेटेड ही हैं। इंडस्ट्रियल में भी होता है, ब्रॉडकास्ट में भी होता है। आपने इतना यूजेज इसके बारे में पता, तो एक बार हम फिर से आपको बता दें आपने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, देखिए ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, ये इसकी क्यों यूज होता है, ये क्या कैरी करता है, लाइट को कैरी करता है, एक जगह से दूसरे जगह तक लाइट को ट्रांसमिट करता है। किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है। आपने पढ़ा क्रिटिकल एंगल क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है। ठीक है, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है, और इसके लिए हमने डेरिवेशन किया एक छोटा सा, जिससे हमको एक्सेप्टेंस एंगल निकाला। ठीक है, इसके टाइप्स पढ़े और इसका एप्लीकेशन पढ़ा हमने। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा लगा, थैंक यू।